बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड मैनेजमेंट के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, उसके खासकर रिस्क ओरिएंटेड बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसको रिस्क एनालाइज कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल, उसको कम करने के लिए क्या कंट्रोल अप्लाई करते हैं, फ्रेमवर्क के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी से पहले बात करें कि कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में अंतर क्या है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, उसी के एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। कैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब होता है कि होल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फिजिकल एंड डिजिटल, और साइबर सिक्योरिटी में स्पेशली हम डिजिटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, नेटवर्क जो इंटरनेट से रिलेटेड है उसके सिक्योरिटी की बात करते हैं, और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में सारी चीज की बात करते हैं। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी होगा उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तो उसमें इसका पार्ट ही होता है, 4 पार्ट में पढ़ते हैं उसको, साइबर सिक्योरिटी, पीपल सिक्योरिटी, प्रोसेस एंड पॉलिसी सिक्योरिटी, एक और सिक्योरिटी होता है। तो ये साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। एक लाइन में कोई अंतर पता करे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो इसको एक ब्रॉड एस्पेक्ट है जिसमें हम डिजिटल और फिजिकल दोनों सिक्योरिटी की हम बात करते हैं और उसकी पर चर्चा करते हैं, और साइबर सिक्योरिटी मेनली हम डिजिटल सिक्योरिटी पे हम ओरिएंटेड काम करते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड। अब आता है साइबर सिक्योरिटी, अब आता है रिस्क। रिस्क है क्या? तो अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखा जाए तो रिस्क मतलब खतरा। रिस्क है क्या? तो रिस्क एनी अनवांटेड थिंग दैट विल बी हैपन, कोई भी ऐसा अनहोनी चीज जो होने वाली है वो खतरा है। अनवांटेड चीज, कोई भी अनवांटेड चीज जो आपके साथ खतरा है वो रिस्क है। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में क्या हो सकता है? साइबर सिक्योरिटी में कई तरह जैसे रैंसमवेयर अटैक हो गया, डीडोस अटैक हो गया, जो भी डायरेक्ट अटैक होते हैं वो साइबर रिस्क में आते हैं। अब होता है कि जो रिस्क है क्या, तो रिस्क का एक फॉर्मूला होता है। रिस्क मतलब कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क में होगा कि किसी भी तरह से हमारा CIA ट्रेड कॉम्प्रोमाइज हो रहा, चाहे कॉन्फिडेंशियलिटी हो, अवेलेबिलिटी हो, इंटीग्रिटी हो, ये अगर हमारा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। हम नहीं चाहते हैं कि क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के मेन रोल ही है जो CIA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। मतलब जिसका डाटा हो, जिसके लिए जिसके लिए डाटा हो वही यूज करे, जो जिसका डाटा हो वैसे ही रहे, जिसको भेजा जाए एजिटी उसको वैसे ही मिले, और अवेलेबिलिटी जब वो ऑथराइज पर्सन चाहे उसको एक्सेस कर पाए। तो मोटा मोटी हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार का डिजिटली उस पर कॉम्प्रोमाइज हो या उसमें ब्लीचेज हो। अब आता है कि रिस्क। रिस्क को हम रिस्क इक्वल टू होता है थ्रेट इंटू वल्नरेबिलिटी इंटू इम्पैक्ट। अब हम समझते हैं कि रिस्क इक्वल टू थ्रेट, वल्नरेबिलिटी, इम्पैक्ट। पहले वन करके एक चीज समझते हैं कि थ्रेट खतरा क्या है। तो थ्रेट का मतलब होता है खतरा, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कि क्या क्या खतरा, पॉसिबल खतरा हो सकते हैं। दूसरा होता है वीकनेस, क्या क्या कमजोरी है हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में, या हमारे सर्वर पे, या हमारे और डिजिटल इन्वायरमेंट में क्या क्या खतरा हो सकते हैं कि हमारा CIA कॉम्प्रोमाइज हो। और इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या रहेगा कि जब कोई कमजोरी किसी को पता चल गया, उससे वो कमजोरी को उजागर करके उसने क्या क्या इम्पैक्ट डाला, ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है रिस्क। अब होता है थ्रेट। सबसे पहले समझते हैं वल्नरेबिलिटी क्या है। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि एनी वीकनेस प्रेजेंट इन आवर सिस्टम दैट्स विल बी वल्नरेबिलिटी। ये सिस्टम में कमजोरी हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ना किसी तरह से आपका कमजोरी है वो आपका फ्लो है। जैसे आप बाइक चला रहे हैं और बाइक चला रहे हैं उसमें ब्रेक नहीं है तो वल्नरेबिलिटी है। आपका एक्सीलरेटर का क्लच बहुत काम नहीं कर रहा है तो वल्नरेबिलिटी है। मैंने किसी भी सिस्टम में किसी तरह का वीकनेस जो है वो आपका वल्नरेबिलिटी है। अब थ्रेट क्या है? थ्रेट मतलब खतरा, कि अगर जैसे कि हमारे रूम में खिड़की है और खिड़की खुला हुआ है, उस पे दरवाजे नहीं है खिड़की पे, तो वो हमारे को पता है कि हमारे घर के जो इन्वायरमेंट में है वो हमारा क्या है, वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, और उसमें से उसको पोटेंशियल और उस थ्रेट क्या है, खतरा। जो कोई उससे घुस गया तो हमारे लिए खतरा हो गया। वैसे ही नेटवर्क में है कि नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। नेटवर्क में वल्नरेबिलिटी है कि अगर नेटवर्क का सेगमेंटेशन नहीं किया गया हो, उसमें सिस्टम पे
MFA नहीं हो, मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन नहीं हो। जैसे कि आप देखते हो MFA मतलब कि आप पासवर्ड डालते हैं फिर OTP आता है, तो MFA मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन कि एक ही आदमी को जांच करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए वो 2 प्रोसेस गुजरता है कि पहले आपने डाला, फिर आपने अपना पासवर्ड डाला तो आइडेंटिफाई कि हाँ आप ही हो, फिर आपके मोबाइल नंबर पे वो मैसेज करेगा। मतलब वो 2 बार कंफर्म किया कि हाँ भाई आप सही आदमी तो हो, तो वो होता है मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन। तो हो सकता है वो नहीं किया, मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। मिसकॉन्फ़िगरेशन मतलब कि मानिए कि हमारे चाइना से ज्यादा अटैक हो रहे हैं और हमने अपने फायरवॉल पर पॉलिसी लगाया कि चाइना से जो भी ट्रैफिक आ रही है हमारे नेटवर्क में, हमारे सिग्नल जो भी ट्रैफिक आ रही है, तो हम उसके फायरवॉल पे उस IP को ब्लॉक कर देंगे, उस चाइना की जो भी ट्रैफिक है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। लेकिन हमने जब कॉन्फ़िगर हुआ फायरवॉल का तो उसमें हमने पॉलिसी लगाना भूल गए, तो मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया। या चाइना के जब हम किसी और कंट्री को रख दिए, ताइवान को रख दिए लेकिन चाइना छोड़ दिए, तो मतलब कि वल्नरेबिलिटी मतलब हो गया क्या कि एनी वीकनेस प्रेजेंट इन आवर सिस्टम कॉल्ड वल्नरेबिलिटी। थ्रेट वही हो गया कि उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के, उस वल्नरेबिलिटी के फायदा उठा के कोई हम पे क्या क्या कर सकता है, तो वो हमारा थ्रेट है, खतरा है। कि अगर हमारा खिड़की खुला हुआ है और उसमें दरवाजे नहीं है तो खिड़की से कोई भी उसमें चोर घुस जाएगा और चोरी हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा थ्रेट। ऑफ द इम्पैक्ट, जब वो वल्नरेबिलिटी और थ्रेट हो जाएगा, जो कोई भी आदमी अगर वो खिड़की से घुस गया, चोरी हो गया, तो क्या क्या लॉस किया, वो डेटा लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है। जैसे मतलब कि अगर वल्नरेबिलिटी पता चल गया किसी हैकर को और उसने हैक कर दिया सिस्टम, तो क्या क्या लॉस हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट है कि प्रभाव क्या हुआ, उसमें कस्टमर का डाटा लीक हो सकता है। कस्टमर जैसे बैंक की कोई साइट अगर लीक हो सकती है तो कस्टमर का डाटा लीक हो सकता है। उस पर बहुत सारे, अगर बैंक ने उसका जो भी पर्सनल डिटेल्स है उसको लीक कर दिया तो वो केस कर सकता है, तो फाइन लग सकता है। फिर उसका रेपुटेशन की बात है कि इस बैंक में हम जाते हैं, अपना हम डाटा देते हैं, लीक हो जाता है, तो एक बैंक का अपना एक रेपुटेशनल रिस्क भी है। तो ये तरह का होता है। अब दूसरा क्या होता है कि रिस्क इक्वल टू थ्रेट इनटू वल्नरेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। आप सोच के देखो, तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि तीनों में से किसी एक को भी 0 कर दे तो रिस्क शुड बी 0। अगर थ्रेट 0 होगा तो वल्नरेबिलिटी भी रहे, अगर सोर्स में आए ही नहीं तो हमारा रिस्क 0 हो जाएगा। अगर थ्रेट भी हो, इम्पैक्ट हो, लेकिन वल्नरेबिलिटी है, कोई वीकनेस है ही नहीं हमारे सिस्टम में, तो भी ये टेस्ट टू 0 रहेगा। और इम्पैक्ट, अगर थ्रेट वल्नरेबिलिटी भी है, थोड़ा सा लूपहोल है हमारे सिस्टम में, थ्रेट भी हुआ लेकिन इतना इम्पैक्ट कम हुआ कि वो मान के चले कि इम्पैक्ट 0 रहा, कि मेरे बहुत सारे दिन कुछ कर नहीं पाए, तो हमारे सिस्टम में भी हो सब कुछ किया, लेकिन हम फाइल लॉक लगा करके थे, इंक्रिप्शन था, सब कुछ सब करने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाए, तो भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा थ्रेट का रिस्क के बारे में, कि एक्चुअल में रिस्क होता क्या है और इसमें थ्रेट वल्नरेबिलिटी इम्पैक्ट में क्या रोल है। तो थ्रेट क्यों समझे कि हैकर हो गया, वल्नरेबिलिटी मतलब कोई सिस्टम है वो पैच नहीं है, कोई भी पैच नहीं है, चाहे वो फायरवॉल का मिसकॉन्फ़िगरेशन किया गया है, चाहे कोई इनसाइडर थ्रेट है, चाहे एंड पॉइंट सिक्योरिटी कोई सिस्टम है उसमें आपका MFA नहीं लगा होगा, तो इस तरह का हो गया। इम्पैक्ट मतलब होता है कि आपका कस्टमर का डाटा लीक हो जाना हो गया, फाइन लग जाना, फाइनेंशियल लॉस हो जाना, रेपुटेशनल रिस्क हो जाना, तो ये आपका आएगा इम्पैक्ट में। और इज इक्वल टू थ्रेट वल्नरेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट। अब आते हैं टाइप्स के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी रिस्क में कितने टाइप हो सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप हैं, जैसे कि कोई फाइनेंशियल रिस्क भी बोल लेता है, कोई पीपल रिस्क, कोई तरह के रिस्क बोले, लेकिन जो कॉमन रिस्क जो है जिसमें सारे मोटा मोटी कवर हो जाएंगे उसकी हम बात करेंगे। तो टाइप ऑफ रिस्क में हो जाता है कंप्लायंस रिस्क, स्ट्रेटेजिक रिस्क, थर्ड पार्टी रिस्क, साइबर रिस्क, लीगल रिस्क और कंसंट्रेशन रिस्क। कंप्लायंस रिस्क में मतलब कीजिए, ये सोचिए कीजिए कि एनी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी नॉट फॉलो द लॉ, रूल एंड रेगुलेशन, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी है कि जो रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो कंप्लायंस रिस्क में आएगा। जैसे एग्जांपल समझिए कि हमारा रूल है कि हमारा जितने हमारी वेबसाइट है उसके साल में 2 बार उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करानी है, VAPT होनी है, लेकिन वो है कि इसमें भाई हुआ ही नहीं है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है हमारे पास। तो जो ऑडिट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि भाई हमारा इसका पेनिट्रेशन टेस्ट साल में 2 बार कराना था वेबसाइट का, उसका PT टेस्ट नहीं हुआ, तो यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क में आएगा।
जैसे आरबीआई की गाइडलाइन है, जैसे आईएसओ फ्रेमवर्क है, उसको नहीं फॉलो किया गया है तो भी हमारे मेरे ऑडिट में आएगा कि भाई यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए था वो नहीं लगा हुआ है, तो कंप्लायंस में। तो कंप्लायंस में आप ये समझिए कि जो पहले से हम रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं कंपनी को एक बेहतर पोस्चर, सिक्योरिटी पोस्चर इंप्लीमेंट करने के लिए, उसमें से कोई फॉलो नहीं हो रहा है। ऑडिट जब उसकी जांच हो रही है, उसकी जब लेखा जोखा किया जा रहा है, तो पता चल रहा है कि वो चीज हुई नहीं है। जैसे को पेटरसन टेस्टिंग का हम एग्जांपल दिए, वैसे नेटवर्क में था कि आपका नेटवर्क में एक सेगमेंटेशन होना चाहिए, उसका एडमिन राइट होना चाहिए, ये सारी चीज नहीं है, तो उसी आ जाएगा कंप्लायंस में कि आपका कोई भी इंडिविजुअल है, एक एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन राइट होना चाहिए और फिर एक लोकल यूजर होना चाहिए कि जो अपना यूज करे, लेकिन उस सिस्टम में नेटवर्क में कोई चेंज नहीं करे, वो चेंज आपका एडमिन ही करेगा, तो वो आ जाएगा आपका। लेकिन किसी में एडमिन राइट है, किसी में नहीं है, तो वो आ जाएगा कंप्लायंस रिस्क में। स्ट्रेटजी रिस्क में क्या होता है? स्ट्रेटजी रिस्क में होता है कि इससे पता ही चलता है स्ट्रेटजी क्या है आपका, स्ट्रेटजी रिस्क क्या है आपका। स्ट्रेटजी रिस्क मतलब कि कोई हम प्लान बनाए, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाए, और लॉन्ग टर्म प्लान बनाए उसको तो तुरंत फायदा लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे उसको नुकसान हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी रिस्क। एग्जांपल से हम समझे कि जैसे कि हम एआई हम लॉन्च कर दिए अपनी कंपनी में, और एआई जब लॉन्च किए तो हम उसके कोई भी डाटा पर प्राइवेसी का हम ध्यान नहीं रखे, तो उससे होगा क्या कि हम अपनी कंपनी के एआई लॉन्च कर दिए, अब कंपनी का एआई हमारे पूरे डाटा को एक्सेस कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग का हो, फाइनेंस का हो, एचआर का हो, लीगल का हो, मार्केटिंग का हो, सबका एक्सेस कर रहा है, लेकिन डाटा प्राइवेसी के लेके कोई हमारा अपना पॉलिसी नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया है, कोई उसके लिए फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट नहीं किए हैं। तो ये स्ट्रेटजी हो सकता है कि शुरू में तक ये काम बड़ी स्मूथ और आसान हो जाएगा, लेकिन वो एआई जो है वो आपके डाटा को पब्लिक अगर है तो उसे आम जनता भी रिस्क हो जाएगा, फिर आपका सीआईए का कोई मतलब ही नहीं रह गएगा, किसी की डाटा कोई देख रहा है, सबका सीक्रेट सबको पता है, और मार्केटिंग का जो भी है वो लॉन्ग टर्म पे नुकसान है इसका। दूसरा इसका एग्जांपल समझे कि क्लाउड है, क्लाउड को माइग्रेट कर रहे हैं बिना कोई सिक्योरिटी पॉलिसी की। जो क्लाउड है आपका नेटवर्क उठा हम क्लाउड पे लेके चले, सारा डाटा क्लाउड पे ले गया, वहां पे किसी प्रकार सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं किए हैं, तो भी एक खतरा है। तीसरा था थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टी रिस्क मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी चलती है, तो एक तो कंपनी अपने ऑन रोल एम्प्लॉय रखती है कि हम खुद आपको रखे, खुद आपका वेरीफाई करें, आपसे काम करें, उसके अपने एम्प्लॉय हो गए। लेकिन जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो सारे काम खुद से नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, कुछ अपने काम हम दूसरे किसी आदमी से कराते हैं, तो उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। जैसे कि एग्जांपल में समझिए कि हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन सेट कर लिए और हम बोले भाई साइबर सिक्योरिटी को हम आपको दे दिए, किसी थर्ड पार्टी को, किसी और कंपनी को दे दिए कि भाई यहाँ का जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तो हम देखेंगे, एडमिन तो हम देखेंगे, लेकिन जो साइबर रिलेटेड चीज रहेगा इसका सारा देखरेख आप करोगे। तो वो जो थर्ड पार्टी रिस्क जो होता है वो होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई तीसरा इन्वॉल्वमेंट रहता है, कंपनी और कंपनी एम्प्लॉय के अलावा कोई तीसरी कंपनी या उसकी एम्प्लॉय, तो आता है थर्ड पार्टी में। इसमें वेंडर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं। तो उसमें इसका होता है कि जब कभी हम थर्ड पार्टी से कोई भी काम कराते हैं किसी भी रिलेटेड से, तो हम अपने साइबर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या भाई उनसे अपना डॉक्यूमेंट, उससे एनडीए साइन होगा, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि हमारे जो भी हमारे काम से कोई थर्ड पार्टी ऑडिट करने आया तो हम उसे एनडीए साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि आप तो ऑडिट करोगे, हमारे सारे डाटा को आप देखोगे, समझोगे, तो हमारा तो सारा एक्सेस भी रहेगा। कैसे आप ऑडिट करोगे तो हम, चाहे आप साइबर आईटी को करोगे, हर क्षेत्र में जाओगे, हर चीज को देखोगे आप, और वहां पे आप देखोगे तो आपको सब जानकारी रहेगा। तो ये चीज के साइन कराते हैं कि आप हमारे डाटा को बाहर मार्केट में लीक नहीं करोगे। फिर आता है साइबर रिस्क। साइबर रिस्क मोटा मोटी यही होता है कि साइबर रिस्क नथिंग बट एनी डायरेक्ट अटैक डिजिटली इक्वल साइबर अटैक। मतलब कि जैसे इन पर किसी ने आपका रैंसमवेयर भेज दिया, किसी ने आपके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स डाल दिया, बॉटनेट अटैक हुआ, मतलब डायरेक्ट अटैक हो गया आपका। देखो कोई आपका सिस्टम पे आईडी पासवर्ड से हैक करके और आपका सिस्टम एक्सेस करके आपको फाइल को रैंसमवेयर अटैक हो गया, चाहे ट्रोजन हॉर्स हो गया, चाहे ये सब जो भी डायरेक्ट अटैक होगा। तो हम एक ही चीज के बारे में आगे बात करेंगे, सारे जितने अटैक होते हैं, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर का होता है, डीडोस अटैक का होता है, डॉस अटैक का होता है, इस सबके बारे में विजुअल बात करेंगे। उस टाइप का जो अटैक होगा, डायरेक्ट अटैक जो होगा साइबर में, वो होता है साइबर रिस्क में आता है।
फिर लीगल रिस्क क्या होता है? लीगल रिस्क के मतलब की होता है लॉ एंड रेगुलेशन, कि जो भी आप अपने कस्टमर और अपने साथ आप लॉ का आप मतलब पालन नहीं किए होंगे, उससे माने कि कस्टमर ने आप पे केस कर दिया तो लीगल रिस्क में हो गया। या ये हो सकता है कि हमने आप पे कोई कस्टमर है आपका और हमने आपको बहुत सारी चीजों पे बातचीत की कि भाई हम ऐसे रूल है, गवर्नमेंट कंपनी के रूल है, इन सिस्टम हम ये करेंगे, इस सिचुएशन में ये करेंगे, आरबीआई गाइडलाइन को हम फॉलो कर रहे हैं। कल के डेट में पड़ा कुछ मेरे साथ और कंपनी के साथ, कस्टमर और कंपनी के साथ कोई से बातचीत हुआ और कंपनी ने उस चीज को फॉलो नहीं किया और आप मान भाई आरबीआई गाइडलाइन में ये है, आप बोले फॉलो करे थे, ऐसा है नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, तो वो आदमी को उस पर केस कर ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ये हो जाएगा लीगल रिस्क। ठीक, अब उसको होता है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क कुछ नहीं होता है, सिंगल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड कंसंट्रेशन रिस्क। जैसे इसको एग्जांपल से समझे कि अगर हम दिल्ली में कोई काम कर रहे हैं, दिल्ली में कोई हमारा मीडियम साइज कोई कंपनी है और हम सारे सप्लायर जो है दिल्ली के ही रख लेंगे। जैसे कि हमारे की कोई ग्लास की कंपनी है, प्लास्टिक गिलास बनाते हैं या कागज के गिलास बनाते हैं और जितने पेपर सप्लाई हैं सब दिल्ली वाले हैं, और कल के डेट में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से लॉकडाउन लग जाता है, तो हमारा तो सप्लाई ठप हो गया, हमारा ऑपरेशन ठप हो गया। तो इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, इसका मतलब सिंगल डिपेंडेंसी इक्वल कंसंट्रेशन रिस्क। सिंपल डिपेंडेंसी की अगर, तो इसका दिक्कत क्या होगा कि जब बस सिंगल कंसंट्रेशन रिस्क में क्या होगा कि सिंगल पॉइंट फेलियर हो जाएगा। मतलब कि हमारा बहुत सारे दिल्ली के हमारे पास है सप्लाई और सारे लोग हमको कागज बनाते हैं, कागज का हम ग्लास बेचते हैं, लेकिन जब दिल्ली में लॉकडाउन हो जाएगा तो किसी को आप आ ही नहीं सकते हैं, हम आ ही नहीं सकते हैं। कैसे बोलेंगे भाई हमारा काम ही ठप है, लॉकडाउन है, हमारे यॉर्कर आ रहे हैं, कुछ नहीं आता, हम आपको दे ही नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट का रूल है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा, ऑपरेशनल कंसंट्रेशन रिस्क होगा। सिंगल पॉइंट फेलियर की अगर सिंगल डिपेंडेंसी है तो आपका फेल हो गया, उसके बाद हो जाएगा आपका रेपुटेशन भी नहीं हो जाएगा, इससे रेपुटेशन भी डाउन होता है। तो कंसंट्रेशन ये होता है कि सिंगल डिपेंडेंसी रहती है कि जब कभी भी आप काम करें तो आप सिंगल डिपेंडेंसी ना रखें, कि सिंगल पॉइंट फेलियर को ना बचे, इससे ऑपरेशन या रेपुटेशन किसी प्रकार का भी आपको रिस्क ना रहे। तो आपको मल्टीपल मिलेगा कागज, आप जैसे दिल्ली कंपनी आप दिल्ली से न मंगाए, इसको आप लार्ज स्केल पे सोच सकते हैं कि जैसे कि माने वर्ल्ड में होता है कि अगर हम नर्सी यूक्रेन में कोई सप्लाई करते हैं, किसी चीज का है और हमारा सप्लाई सारा यूक्रेन का है, वहां पर लड़ाई लड़ा हुआ है, तो अगर वहां सप्लाई बंद हो जाएगा तो हम पूरे देश में कैसे सप्लाई कर पाएंगे, कैसे कि यूक्रेन में तो लड़ाई चल रही है। तो ऐसा समझे कि मल्टीपल डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि अगर सेम प्रोडक्ट जो हमारे आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं यूक्रेन से, तो इंडिया से आए, चाइना से आए, कुछ इधर ऑस्ट्रेलिया से आए, कि अगर किसी प्रकार के किसी देश में दिक्कत, रीजनल प्रॉब्लम हो, तो हम दूसरे तरह से उसको पूरा करके और अपने ऑपरेशन को हम अप टू डेट रख सके। अब आता है एनालिसिस में, जो अगर रिस्क है तो इसका एनालिसिस कैसे होता है। तो अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, बाद में एक एक टॉपिक पर, चाहे फ्रेमवर्क हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, इस पर हम आगे बड़ी बड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। अभी तो बस इसलिए बात करते हैं कि जब कभी भी कोई वर्ड आपके दिमाग में से रिलेटेड आए तो आपका थॉट प्रोसेस क्या हो, आप उसकी क्या फील आए, इस पर हम सिर्फ बात करें। तो आता है एनालिसिस, कि जब रिस्क हो तो एनालिसिस कैसे करें। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई रिस्क होगा तो रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कि भाई रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिस्टम है, किस नेटवर्क में है, उसका आईपी क्या है, किसके है। फिर रिस्क असेसमेंट करते हैं, रिस्क जो हो है उसका मूल्यांकन करते हैं। रिस्क आइडेंटिफाई मतलब वो जो खतरा हम खुद से बनाते हैं, क्या खतरा हो सकता है और कहाँ हो सकता है, खतरा क्या हो सकता है और कहाँ हो सकता है। फिर उसका रिस्क असेसमेंट, उसका मूल्यांकन करते हैं कि भाई ठीक है, खतरा अगर होता है तो लाइक्लीहुड उसका कैसा रहेगा, लो रहेगा, हाई रहेगा, मीडियम रहेगा। क्योंकि लो, मीडियम, हाई और क्रिटिकल साइबर, प्योर साइबर में एक टेक्निकल स्कोर इसको देते हैं कि किस स्कोर पे है, स्कोर देते हैं, ये स्कोर है, उस पर भी आगे हम बात करेंगे टेक्निकली उसको कैसे स्कोर दिए जाते हैं, जब हम बात करेंगे मिलिट्री अटैक या साइबर किल्चर पे हम जब आगे चर्चा करेंगे तो उसमें इस कैसे स्कोर दिया जाता है। स्कोर की बेसिस पे हम लो, हाई, मीडियम, उसको क्रिटिकल हम देते हैं और फिर पैरामीटराइज करते, उसको हम पैरामीटराइज करते हैं जो हाई है, लो है, मीडियम है, और प्रायोरिटी बेस रखते हैं कि किसको पहले किया जाए, किसको बाद किया जाए। क्रिटिकल जब सोच उसको पहले होगा और लो होगा उसको बाद में होगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि अगर भाई पहले तो क्या किया कि हम आइडेंटिफाई किए,
जे कहाँ हो सकता है और कितना हो सकता है, कहाँ आइडेंटिफाई किए। दूसरा हम असेसमेंट किए कि भाई हाई है, लो है, क्रिटिकल है। और तीसरा में इसका इम्पैक्ट देखें कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस है, डाटा लॉस है, या रेपुटेशनल लॉस है। तो ये हम ऐसे रिस्क का एनालाइज करते हैं कि रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, कितना हो सकते हैं, कब और कहाँ हो सकते हैं, किस आईपी पे हो सकता है, किस सिस्टम पे हो सकता है, क्या क्या हमारे हिसाब से क्या क्या, चूंकि हम अगर नेटवर्क डिजाइन किए हुए हैं तो हमको पता है कि क्या क्या पॉसिबल यहाँ पर वीकनेस हो सकता है, कैसे कैसे वहां पे अटैक कर सकता है, और किस तरह के उसमें थ्रेट हो सकता है, और क्या क्या वल्नरेबिलिटी यहाँ पे है या पॉसिबल वल्नरेबिलिटी हो सकते हैं। तीसरा आता है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या है कि फ्रेमवर्क मतलब ये समझिए कि जैसे कि आप फ्रेमवर्क को यूं समझिए कि जैसे आप खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के लिए जो एक रेसिपी होती है कि भाई पहले ये करोगे, इससे खाना बढ़िया बनेगा। सिर्फ अगर रफ लैंग्वेज में बात की जाए तो फ्रेमवर्क भी वही है कि एक स्टैंडर्ड प्लान आपको देता है, किसी भी आपको स्टैंडर्ड प्लान आपको देता है कैसे आपको उसको, कोई भी साइबर अटैक होगा, साइबर सिक्योरिटी पोस्चर को कैसे आप इंप्रूव करेंगे। साइबर सिक्योरिटी पोस्चर इंप्रूव करने का मतलब है कि किस सिचुएशन में क्या आपका प्लान रहेगा, किस में कैसा कंट्रोल रहेगा, तो उस पे काम करता है फ्रेमवर्क। जैसे कि हम बताइए कि 20 सिस्टम है, 2 सर्वर है और है असावली डिजिटली से कनेक्टेड है, हमारा 2 आईएसपी आ रहा है, तो आपको फ्रेमवर्क बताएगा कि भाई ये कैसे कैसे सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, किस हालातों में अगर कुछ साइबर अटैक होने के क्या चांसेस हो सकते हैं, और जब उसके लिए आपको कंट्रोल बताएगा कि इस ऐसा रहेगा तो आपको इस चीज को फॉलो करना है, ऐसा है तो आपको इस चीज को फॉलो करना है। फिर आपको फ्रेमवर्क बताएगा कि अगर इंसिडेंट हो सकता है तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स कैसा करना है आपको, किस क्या रहेगा। उसके बाद से वो रिस्क उसका ऑनर का रहेगा, कितने लोगों को सॉफ्ट टीम रहेगी, कैसे मॉनिटर होगा, अगर रिस्क हो गया तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स किसको रहेगा, कि उसका रिस्क ऑनर कौन रहेगा, किस टाइप का रिस्क रहेगा तो उसका किसको उसका ऑनर रहेगा। वो फ्रेमवर्क इसलिए बनाया जाता है कि जब आपका साइबर अटैक हो या होने वाला हो या पहले आप उसका थ्रेट हंटिंग कर रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो फ्रेमवर्क आपको इंश्योर करता है कि उस समय एक आपको प्री प्लान रहे, एक प्री प्लान पहले तो हो नहीं हो तो उसको मिनिमम हो, या इन बिटवीन उसको मिनिमाइज किया जा सके, और मिनिमम अगर हो भी गया साइबर अटैक तो उस सिचुएशन में किसका क्या रोल रहेगा, उस सारी चीज पे बेहतर एक स्टैंडर्ड जैसे रेसिपी हम बताए वैसे है कि सिक्योरिटी के बारे में एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क में भी कई तरह के होते हैं, जैसा तो फ्रेमवर्क हो गया आईएसओ, हो गया आईएसओ 27001 2022 वर्जन का है फ्रेमवर्क। दूसरा NIST हो गया, फिर कोवाट होता है, फिर इंश्योरेंस मेडिकल के लिए होता है, फिर PCS से कुछ होता है, फिर एक HIPAA होता है इंश्योरेंस के मेडिकल के लिए। तो वैसे होता है। अब जैसे कि NSTA में होता है तो उनका फ्रेमवर्क में उसका अपना रूल क्या क्या होता है, फ्रेमवर्क में अपना रूल क्या क्या होता है कि सबसे पहले होता है कि उस रिस्क को आइडेंटिफाई करना, फिर प्रोटेक्ट करना, डिटेक्ट करना, रिस्पॉन्स करना और रिकवरी करना। तो इस पे एक फ्रेमवर्क में NSTA में से होता है। और तो हर एक फ्रेमवर्क मोस्टली आप मोटा मोटी देख देंगे तो 30 से 40-50% कॉमन चीज ही रहता है, और अलग अलग चीज का जो होता है उसको अलग अलग चीज का जैसे कि हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे इंश्योरेंस के लिए एक अलग फ्रेमवर्क होता है, मेडिकल के लिए एक अलग फ्रेमवर्क होता है, जैसे HIPAA मेडिकल के होता है, PSS इंश्योरेंस के लिए होता है, बैंकिंग के लिए अलग होता है, RBI का अपना एक फ्रेमवर्क है, जैसे NIC और सर्ट इंडिया के लिए जो होता है उसका अपना फ्रेमवर्क है। तो वैसे फ्रेमवर्क है कि हम अपने सिक्योरिटी पोस्चर को बेहतर करने के लिए कौन सा सिक्योरिटी को अपनाएंगे जिससे बेहतर होगा, तो होता है फ्रेमवर्क। और मैनेजमेंट कि अगर रिस्क हो जाता है, रिस्क साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले कि हम करते हैं कि आइडेंटिफाई द रिस्क, रिस्क को पहचाने कि कहां और कितना रिस्क की संभावना है, खतरा क्या क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। दूसरा में आता है एनालाइज रिस्क, कि भाई खतरा तो पहचान लिए कि यहाँ पॉसिबल है कि यहाँ खतरा हो सकता है। दूसरा होता है एनालाइज रिस्क, इंपैक्ट उसका कितना हो सकता है, उसको एनालाइज करेंगे कि भाई लो है, हाई है, मीडियम है, या उसके इंपैक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो एनालाइज रिस्क का होता है। फिर असाइन द रिस्क, अगर वो डिपेंड करता है कि भाई रिस्क तो हम एनालाइज कर लिए
कि इसमें एक क्रिटिकल है और एक मीडियम है, ठीक। तो एक होता है उसको रैंकिंग करना कि पटराइज करना कि क्रिटिकल है, मीडियम, हाई है। तो क्रिटिकल हो पहले होगा, मीडियम है फिर बाद में होगा, लो रिस्क और बाद में होगा। तो अब होता क्या कि जैसे रिस्क हो गया, रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, एनालाइज कर ली, तो उसको हम रिस्क असाइन करते हैं, उसके बाद उस पर कंट्रोल अप्लाई करते हैं और फिर मॉनिटरिंग एंड रेगुलर इसको मॉनिटर करते रहते हैं। असाइन जो रिस्क होता है कि हम वो रिस्क को असाइन करते हैं, जो रिस्क को किसको दिया जाए। जैसे कि वो शॉक टीम हो गई, आपका शॉक रिस्क असाइन करिए कौन इसको देखेगा, कौन इसको इम्प्लाई करेगा। फिर इस पर अप्लाई कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि तो हर रिस्क से बचने के लिए कंट्रोल है कि भाई ऐसा रिस्क है, आप ये कंट्रोल को फॉलो करेंगे। कंट्रोल मतलब कि जस्ट उस कंट्रोल को फॉलो करेंगे, इस रिस्क को आप मिनिमाइज या कम या खत्म किया जा सकता है। तो फिर सबसे पहले होगा आइडेंटिफाई द रिस्क कि भाई रिस्क क्या क्या, रिस्क कहाँ है, कितना क्या रिस्क है। आइडेंटिफाई रिस्क को पहचान करेंगे कि रिस्क है क्या। एनालाइज द रिस्क, कहाँ और कितना रिस्क है। फिर असाइन द रिस्क, असाइन जो रिस्क है तो किसके रेंज क्या है, इसको किसको असाइन करना है, उसको असाइन करें। आईटी हेड इसको असाइन करते हैं। फिर अप्लाई द कंट्रोल, शॉक और सिम जैसे कि मॉनिटरिंग करते हैं। अप्लाई द कंट्रोल कि इस रिस्क से कम करने के लिए, बचने के लिए या खत्म करने के लिए उस पर कौन कौन सा कंट्रोल लगाया जा सकता है। और फिर एक नेटवर्क के चार ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटरिंग, रेगुलर मॉनिटरिंग और ये रेगुलर मॉनिटरिंग के काम है। कैसे मैनेजमेंट जो है वो एक दिन का काम नहीं है। मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है कि दिन इंप्लीमेंट किए, कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट किया, वो खत्म हो गया। वो डेली बेसिस काम है कि हम डेली इस पर काम करें। फिर आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट मेनली 4 तरह के होते हैं। जब कोई भी तरह का रिस्क होगा उसके लिए 4 तरह के एक्शन हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अवॉइड द रिस्क, मिटिगेट द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क और एक्सेप्ट द रिस्क। अब आता है कि ये 4 ठीक करते हैं नॉर्मल डे में हम कि ट्रीटमेंट माने कि ट्रीटमेंट मतलब है कि इलाज। कोई भी रिस्क हो गया तो उसका इलाज से ही रिलेटेड है, उसके इलाज में तो उसको रोकथाम के लिए क्या क्या करेंगे हम। तो होता है रिस्क अवॉइड। रिस्क अवॉइड का मतलब क्या होता है कि जो उस चीज को ही अगर आया और उस चीज को ही हम बंद कर दिए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब भी हमारे सोच रहे हैं कि हमारे वाईफाई लगा हुआ है, आप वाईफाई से ये एप्लीकेशन एक्सेस करके उसमें एंट्री किया जा सकता है। कैसे कि वहां पे उस लेवल के फायरवॉल के लेवल का सिक्योरिटी वाईफाई में नहीं है। तो हम कहते हैं भाई वाईफाई हटा दो, इसको भी लैन से कनेक्ट करो, उसको भी तुम फायरवॉल पे रखो, या हम वहां से ब्लॉक कर दिए, बैंक का कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलेगा, ब्लॉक रहेगा इसमें, बैंक का कोई भी एप्लीकेशन नहीं खुलेगा। तो हम कहते उसको अवॉइड कर दिया, खत्म कर दिया उसको, मतलब कि उसकी जड़ को ही खत्म कर देना, बंद कर देना, वो होता है अवॉइड द रिस्क। दूसरा होता है रिस्क मिटिगेट द रिस्क। अब मिटिगेट द रिस्क का मतलब क्या होता है? उसको कम करना, खत्म करना, कम करना, मिटिगेट द रिस्क होता है। अब क्या होता है? तो हमको पता है कि भाई हमको बार बार चाइना से अटैक हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? फायरवॉल पे चाइना से जो भी ट्रैफिक आती है, जिसको पॉलिसी के फायरवॉल पॉलिसी लगा देंगे कि चाइना से जो भी ट्रैफिक आए हमारे नेटवर्क में उसको ब्लॉक कर दो। तो फायरवॉल क्या करेगा कि नेटवर्क में, हमारे लोकल नेटवर्क में घुसने से पहले ही उसको वो ब्लॉक कर देगा। तो हो जाएगा। उससे क्या होगा कि एक तो हम फिक्स हो गए भाई, उसको हम कम कर दिए, खत्म कर देंगे, चाइना से जो भी ट्रैफिक आएगा वो बंद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं? फायरवॉल पॉलिसी लगा दी, जैसे कि चाइना वाले एग्जांपल दिए। दूसरा होता है कि जैसे कि जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, लोकल एरिया में हम लैन यूज कर रहे हैं, सिस्टम को यूज कर रहे हैं, या लैन स्विच और राउटर यूज कर रहे हैं, तो अपग्रेड उसका सिस्टम आता है। कि जब अपग्रेड मतलब आता है क्या कि जैसे वर्जन अभी चल रहा है, जैसे कि फर्मवेयर वर्जन चल रहा है 21.1 R1, ऐसे कुछ समथिंग चल रहा है। तो कंपनी क्या करती है? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं भाई इस तरह की दिक्कत है, जो भी हमारे वेंडर हैं, हमारे जो भी कस्टमर है, कंपनी बोली कि जो भी सिस्को का ये वाला सीरीज का स्विच यूज कर रहा है, इसमें लेटेस्ट फर्मवेयर है 21.1 नहीं होकर 21.3 है या 2 है, तो उसको अपडेट करें आप। तो उसको उसमें कैसे पैच अपडेट करना, उसके बाद से इनसाइडर थ्रेट जो हो गया कि भाई किसी का डाटा कोई लीक ना कर दे। जैसे कि मैं पासवर्ड डाल को पीछे से देख लिया, तो वहां पर रहे कि भाई MFA रहे, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि एक बार क्या हुआ कि हम आईडी डाले, पासवर्ड डाले तो आइडेंटिफाई नहीं मैं ही हूं। दूसरा कि मेरे नंबर पे OTP जाए, तो यानी कोई हमारा पासवर्ड भी देख लेगा तो भी बिना हमारे मोबाइल नंबर को OTP देखे हुए हमको डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता है।
तो MFA है। इनक्रिप्शन है कि कोई भी डाटा कहीं से ट्रांसफर हो तो एचटी ना जाए, तो इनक्रिप्टेड होके जाए। तो इससे क्या होगा, रिस्क मिटिगेट। जब भी हम कंट्रोल अप्लाई करके इससे कोई रूल रेगुलेशन, तो जितना कुछ हम अप्लाई किए इज लाइक कंट्रोल ही है कि हम फायरवॉल पे पॉलिसी बनाए, ये भी एक कंट्रोल है। हम पैच मैनेजमेंट, पैच अपग्रेड किए या पैचिंग के सर्वर पे, सिस्टम पे, ये भी हमारा कंट्रोल है। MFA की इनक्रिप्शन, जो भी रूल रेगुलेशन जो है इंडिविजुअल को कंट्रोल ही कहते हैं। तो कंट्रोल अप्लाई करके रिस्क को मिटिगेट करते हैं। अब आता है रिस्क ट्रांसफर। ठीक, रिस्क ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि अगर रिस्क है और उसके लिए हमारा अलग टीम है जिसको हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे कि होता है कि एग्जांपल में समझिए कि साइबर इंश्योरेंस करा कर रखे हैं कि जब भी ऐसी रिस्क आएगी साइबर इंश्योरेंस है तो हम ट्रांसफर करें, भाई देखो ऐसा रिस्क है, खतरा है, इसको देखो तुम इंश्योरेंस है हमारा, तुम क्या इसको कैसे कर रहे हो, तो हो गया। तो साइबर इंश्योरेंस हो गया। अब रिस्क एक्सेप्ट का होता है। रिस्क एक्सेप्ट दो कंडीशन होता है कि या तो बहुत हल्का रिस्क है कि भाई चलो ऐसा है, ऐसा रिस्क होने पे हमारा मतलब कि 0.001% का फाइनेंशियल लॉस है, हम तो ठीक है रहने दो, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए। या इस बहुत स्मॉल रिस्क है जिससे कोई लॉस ही नहीं है या बहुत निग्लिजेबल उसका लॉस है, तो आ जाएगा आपका एक्सेप्ट रिस्क में। या ये हो सकता है कि कोई ऐसा चीज है कि उस पर बहुत ज्यादा हमारा कॉस्ट लग रहा है कि हमको बोलिए कि नहीं हमारा बहुत छोटा सा बिजनेस है और उसको सिक्योरिटी पोस्चर को मजबूत करने के लिए जो डिवाइस लग रहा है, जो सेटअप लग रहा है, जो सॉक लग रहा है, जो सिम लग रहा है, जो आपका EDR लग रहा है, एंटीवायरस लग रहा है, वो इतने कॉस्टली पड़ रहा है कि हमारे बिजनेस का तो 60% 40% वही हो जा रहे हैं। तो मैनेजमेंट कभी नहीं चाहती, उसको भी एक्सेप्टेशन रखते हैं। जब हाई कॉस्ट का कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है, चाहे पोस्चर इंप्रूव करने लग रहा है, तो भी एक्सेप्ट कर दो भाई, जो खतरा हो तो हो, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। कैसे कि हमारा बिजनेस का तो 80% 60% समथिंग उसी में चला जाएगा, तो हम बाकी चीज पर सिक्योरिटी खर्चा, बाकी हमारा प्रॉफिट क्या होगा, तो हो जाएगा। तो मोटा मोटी यही था आज के हम बात कर रहे थे हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क और मैनेजमेंट के बारे में। तो आज का मोटिव बस यही था कि आप जो वर्ड इसमें जो आते हैं उससे आप परिचित रहें। जब भी कभी आपके दिमाग में ऐसा कुछ आए कि रिस्क क्या है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके टाइप में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या है, तो ऐसा जो भी कुछ आपके दिमाग में बात है तो आपको पहले से आइडिया हो कि एक्चुअल होता क्या है। और फिर आगे जैसे कि हम इसके और रिलेटेड डॉक्यूमेंट सब टॉपिकों की बात करेंगे तो आपको सब चीज का आइडिया रहेगा कि पहले हम उसको क्या बोलते थे और उससे रिलेटेड, और जैसे कि हम फ्रेमवर्क के बारे में इसको और डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे कि ISO 27000 मेरा प्लान ये है कि उसको एक पूरा एक सिंगल शॉट में ही उसको एक भी बता दूं होता है। फिर NIST का तो अलग अलग उसको के बारे में पढ़ेंगे, फिर से ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, और जैसा होगा हम आगे फिर बढ़ते चलेंगे।